हेलो एवरीवन, दिस इज साइको। आज हम बायोलॉजी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज है। तो फर्स्ट यूनिट थी सेल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल यूनिट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोजाइक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to the movement of lipid and proteins from one lipid monolayer to the other, describe the flip flop movement। मतलब कि जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है उसमें कोशिका झिल्ली में से लिपिड और जो प्रोटीन होते हैं उनका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आप देख लेना एक बार। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नीदर लिपिड और नॉर प्रोटीन, ना तो लिपिड और ना ही प्रोटीन, दोनों में से किसी का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है कि बोथ लिपिड एंड प्रोटीन दोनों का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होगा। थर्ड ऑप्शन है वाइल लिपिड कैन रेयरली फ्लिप फ्लॉप, मतलब कि लिपिड क्या है कभी कभी फ्लिप कर सकता है लेकिन प्रोटीन कभी नहीं करेगा। और लास्ट ऑप्शन है कि प्रोटीन फ्लिप कर सकता है लेकिन लिपिड नहीं करेगा। अब सबसे पहले अगर हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल की बात करें तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? फ्लूइड मोजाइक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निक्लोसन, ठीक है। इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था। अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल में क्या था कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, बाई लेयर है, ठीक है, बाई लिपिड लेयर की बनी है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन होते हैं। अब जो ये बाई लेयर लिपिड लेयर होती है, इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो एम्बेडेड रहते हैं, यानी कि प्रोटीन अटैच रहते हैं। अब फास्फोलिपिड लेयर क्या है, दो फास्फोलिपिड लेयर है, बाई लेयर है, ठीक है। तो जो फास्फोलिपिड की दो लेयर है वो क्या है, एक से एक लेयर दूसरी लेयर से अटैच रहती है, या हम बोल सकते हैं कि एक परत दूसरी परत में प्रवेश करती है या प्रवास करती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो इसी मोमेंट को हमने फ्लिप फ्लॉप बोला। और ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्यों होता है, लिपिड के अणुओं के कारण। लिपिड के जो अणु होते हैं उनमें गति होती है जिसके कारण ये जो एक लेयर है वो दूसरी लेयर में प्रवेश करना चली जाती है। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें अटैच रहता है। तो प्रोटीन क्या है, स्थिर रहते हैं, मतलब कि उनका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि लिपिड क्या है, फ्लिप फ्लॉप कर सकते लेकिन प्रोटीन नहीं करेगा, ठीक है। तो आंसर 3 क्या हुआ, इसका राइट आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ द सेल केप्ड इन वाटर मेनली रेगुलेट बाय, मतलब कि जब भी हम किसी सेल को वाटर में रखेंगे तो उसका एक्सपेंशन कैसे रेगुलेट होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम सबको एक बाय वन देख लेते हैं। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है, सेल की। वैक्यूल्स की बात करें तो ये क्या है, स्टोरेज यूनिट है। प्लास्टिड की बात करें तो ये क्या है, लवक है, मतलब प्रकाश संश्लेषण में इसका यूज होता है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, जो क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे तो राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री, इसका काम सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। अब प्लास्टिड के स्टोरेज यूनिट है ना, तो ये क्या करता है, सेल में वाटर को स्टोर करने का काम करता है जिसके कारण ऑस्मोटिक एक्सपेंशन रेगुलेट होता है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ वो क्या हुआ, बी, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, डीएनए की उपस्थिति किसमें नहीं होती है। ऑप्शन है फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड है न्यूक्लियस, थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया और फोर्थ है राइबोसोम। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये क्या है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। लेकिन राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, ठीक है। और राइबोसोम्स किसके बने होते हैं, प्रोटीन और आरएनए के। तो यानी कि इसमें क्या है, डीएनए नहीं है, तो राइबोसोम्स क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल इज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, मतलब कि दो कोशिकाओं के बीच में हम, या दो कोशिकाएं उनकी संरचना के बीच में कनेक्शन, या फिर जो भी उनमें न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है उनमें कनेक्शन कैसे होता है या उनका परिवहन कैसे होता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, प्लाज्मा लेमा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा क्विनॉन और प्लाज्मोडस्मेटा, ठीक है। अगर हम प्लाज्मा लेमा की बात करें तो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसको भी हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या काम करती है, सिर्फ बाउंड्री प्रोवाइड करती है, ठीक है, जितने भी सेल ऑर्गेनिज होंगे उनको प्रोटेक्शन का काम करेगी। तो ये आंसर क्या होता है, गलत हो जाता है। सेकेंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना, साथ में स्टेरॉइड को सिंथेसिस करना। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है यहाँ पे। फिर आ जाता है प्लास्टोक्विनॉन्स।
ठीक है। प्लास्टोक्विनॉन्स क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं जो जब फोटोसिंथेसिस का मेनली क्या है प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। जब भी फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में तो उस टाइम पे ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब वो कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। जब दो सेल्स, ये मान लो दो सेल्स है, ठीक है, अब इन सेल्स के बीच में ये क्या है, सेल 1 और ये सेल 2 है, और ये इसमें है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब जो सेल 1 है इनके बीच में क्या है, कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, जब तभी सेलेक्टिव सब्सटेंस या बोल सकते हैं फ्लूइड इनके बीच में सर्कुलेट होगा। अब जो ये कनेक्शन है ना, अब यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और यही साइटोप्लाज्म दूसरी सेल में जा रहा है। तो हमने अब ये जो साइटोप्लाज्मा का कनेक्शन होगा ना, ये वाली जो इन दोनों के बीच में कनेक्शन हुआ है, इसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे बोलेंगे। ठीक है, और ये ये तो जो पाथवे का नाम हुआ वो सिम्प्लास्ट पाथवे हुआ। और जो ये कनेक्शन बना है इन दोनों के बीच में, जिस ट्यूब से ये कनेक्शन बना है, ये जो ट्यूब दिखाई दे रही है आपको, ठीक है, जो आपको इनके बीच में जो ये वाली ट्यूब दिखाई दे रही है दो सेल के बीच में, इस ट्यूब को ही हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा डर्मेटा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, प्लाज्मा डर्मेटा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एरेना ऑफ डिफरेंट सेलुलर एक्टिविटी इज, मतलब कि जो सेलुलर गतिविधियां होती है वो मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है न्यूक्लियस, दूसरा है साइटोप्लाज्म, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब पहले तो सेलुलर एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, मतलब कि सेल का ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटीज परफॉर्म होती है, जितनी भी सेल का काम होता है ना, वो किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें ऑप्शन दिया है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सिर्फ कवर करने का काम करेगी। ठीक है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग होगी जो सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस को ही परमिट करेगी मूवमेंट के लिए, और प्लांट सेल में भी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसका सही आंसर नहीं है। सेकंड आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जो क्या करेगी, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस में हमेशा न्यूक्लियस का काम क्या होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करना, तो ये वाला भी एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि मान लो ये सेल का स्ट्रक्चर है, तो पूरी सेल में क्या है, फ्लूइड रहता है ना, जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म में जितने भी सेल ऑर्गेनीज होते हैं वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, उसी में रहते हैं। ठीक है, तो जो साइटोप्लाज्म होगा उसमें क्या है, जितने भी ऑर्गेनीज होंगे वो अपना फंक्शन करेंगे, है ना, तो जो सेल की मेन सेलुलर एक्टिविटी हुई वो किस में होगी, साइटोप्लाज्म में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर दैट परफॉर्म्ड बाय स्टैकिंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटिंग मेम्ब्रेनियस सैक इन द क्लोरोप्लास्ट आर, मतलब कि जब क्लोरोप्लास्ट इकट्ठा होता है तो वहाँ पे एक झिल्लीदार थैली की संरचना बनती है। ठीक है, उन संरचनाओं के ढेर को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेना, सेकंड ऑप्शन है क्रिस्टी, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रोमा और डी है स्ट्रोमा लैमिनाए। ठीक है, अब जो क्रिस्टी होते हैं, सबसे पहले हम एक्सक्लूडिंग मेथड ही यूज़ करेंगे, जो राइट आंसर नहीं है उसको हटा देंगे। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है, तो ये आपका हट जाएगा यहाँ से। अब जो क्लोरोप्लास्ट होती है वो मेनली प्लांट सेल्स में होती है, मेनली क्या प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है। फॉर स्ट्रक्चर के लिए हम क्या है, एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, स्टैकिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। स्टैकिंग का मतलब क्या है, एक सेल के ऊपर दूसरी सेल, ठीक है, इस तरह से कुछ अटैच होती है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्टैटिंग स्ट्रक्चर या फिर ग्रेना। ठीक है, ये क्या है, एक थैली टाइप की संरचना बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेना। ठीक है, अब जो ये ग्रेना होती है, इसमें बहुत सारी ग्रेनास प्रेजेंट होती है। अब ये ग्रेना जिसके थ्रू अटैच रहती है उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा लैमिना। ठीक है, और जो ये बाहर वाला स्पेस बच जाता है इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। ठीक है, एक बार डायग्राम में फिर से देख लेते हैं कि ये क्या है, एक सेल स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल। इसमें क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे थैलियाँ अटैच होकर ग्रेना बनाती है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला, ग्रेना। ठीक है, ग्रेना ये हो गया। अब ऐसी ग्रेना बहुत सारी होती है सेल में। अब इन ग्रेना के बीच में भी क्या है, कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को हमने बोला स्ट्रोमा लैमिना। और जो ये वाला पोर्शन है, ये जो खाली स्पेस बच जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। तो राइट आंसर, जो ये थैली जैसी संरचनाएं हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली किसे बोलते हैं सेल में। ठीक है, तो ऑप्शन है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम,
मीजोसोम्स और क्रोमोसोम्स। अब सेंट्रोसोम्स की बात करें तो जो सेल होती है उसमें 2 सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाते हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, सेल को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना, है ना, और सेल डिवीजन में हेल्प करना। तो ये इसका आंसर नहीं है। अब लाइसोसोम्स की बात करें तो लाइसोसोम्स होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, जितना भी सेल में एक्स्ट्रा मटेरियल होगा या एक्सेसिव मटेरियल होगा उसको डाइजेस्ट कर लेता है या उसको खा लेता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब सेल का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सेल में बहुत ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, सेल बर्स्ट हो जाती है, मतलब कि सेल फट जाती है। उस टाइम पे एक एंजाइम रिलीज होते हैं, 3 एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है। एक तो प्रोटोलाइटिक, लिपोलाइटिक एंजाइम रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, उस सेल को डाइजेस्ट या फिर जो डैमेज सेल है उसको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। तो लाइसोसोम्स क्या हुआ, सुसाइडल बैग या ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल। तो इसका राइट आंसर हो गया लाइसोसोम, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि सेल मेम्ब्रेन का कौन सा पार्ट या घटक नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है कोलेस्ट्रॉल, सेकेंड ऑप्शन है फॉस्फोलिपिड, थर्ड है ग्लाइकोप्रोटीन और डी है प्रोलीन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन है वो 2 बायोलिपिड लेयर से मिलकर बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन और फास्फोलिपिड, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है, तो कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनी है ये, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फास्फोलिपिड भी इसमें प्रेजेंट होता है, ये भी गलत हो गया। ग्लाइकोप्रोटीन भी इसमें प्रेजेंट होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रोलाइन होता है, ये प्रोलाइन क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है जो सेल में प्रेजेंट नहीं होता। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, टेंडन फॉर्मेशन में, जो टेंडन बनते हैं बॉडी में उसके मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है प्रोलाइन, जो कि एक अमीनो एसिड की फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर एनवेलप इज द डेरिवेटिव ऑफ, कि मतलब जो परमाणु लिफाफा है वो किससे व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है, मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है, स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो ये इसका आंसर तो होगा नहीं, तो ये क्रॉस कर दो। फिर अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसमें राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, है ना। ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या है, छोटे छोटे ऐसे ऊपर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे ये वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि सरफेस क्या है, रफ हो गई है। लेकिन अगर क्या है, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर प्लेन होगा तो उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, और जबकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, साथ में लिपिड के सिंथेसिस को भी करना। और यही जो ये वाले पार्टिकल्स होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का भी काम करते हैं। तो हम जो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज नॉट करेक्ट, कि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली के संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें क्या है, फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे, द इनर मेम्ब्रेन इज हाईली कन्वोल्यूटेड फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फोल्डिंग, की आंतरिक झिल्ली अत्यधिक घुमावदार होती है जो कई परतों का निर्माण करती है, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसमें क्या है, अंदर मैट्रिक्स और क्रिस्टी प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो फोल्डिंग प्रेजेंट रहती है बहुत सारी लेयर की, तो ऑप्शन ए क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, तो ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अगर ऑप्शन बी की बात करें, तो द एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन, मतलब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के एंजाइम बाहरी झिल्ली पे एम्बेडेड रहते हैं। अब जो बाहरी झिल्ली होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें कोई भी ऐसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं रहता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका काम सिर्फ पावर हाउस या मतलब कि एनर्जी प्रोड्यूस करना होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाता है। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, द आउटर मेम्ब्रेन इज परमेएबल टू ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूल, आउटर मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी परमेएबल होती है, जितने भी सब्सटेंस है वो क्या है, अंदर बाहर कर सकते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन इज रिसेम्बल्स अ सेफ दैट, ठीक है। बाहरी झिल्ली क्या है, एक छलनी के समान होती है, छलनी मतलब कि अब क्या है, परमेएबल है, जितने भी सब्सटेंस है वो क्या है, आर पार जा सकते हैं, तो ये क्या है, एक छलनी के समान भी है, तो ये भी इसमें प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोमल्स आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसिस इन, राइबोसोमल आरएनए सक्रिय रूप से संश्लेषित होते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्मा और लाइसोसोम। आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, आरआरएनए, ठीक है, एमआरएनए और
tRNA, ठीक है। अब rRNA को ही हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल्स RNA। राइबोसोम्स का काम सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, तो राइबोसोम्स इसका सही आंसर नहीं है। अब ऑप्शन बी है न्यूक्लियोलोलस। अब न्यूक्लियोलोलस क्या होता है, नॉन परमेबल होता है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मान लो ये क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियोलोलस है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियोलोलस है ये किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का, ठीक है। तो यानी कि जो प्रोटीन राइबोसोमल्स एक्टिविटी या उसका संश्लेषण कहाँ पे होगा, न्यूक्लियोलोलस में। तो आंसर बी इज द राइट। लाइसोसोम्स क्या होंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल, तो इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, कि निम्नलिखित में से कौन झिल्ली से बंधे नहीं है, ठीक है। अब जो सेल ऑर्गेनीज होते हैं इसमें ऑप्शन के दिए, राइबोसोम्स, मीजोसोम्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। अब जो सेल ऑर्गेनीज होते हैं वो क्या होते हैं, सेल बाउंडेड होते हैं, और कुछ होते हैं जो सेल बाउंडेड नहीं होते हैं। अब अगर हम राइबोसोम्स की बात करें, ऑप्शन में राइबोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे, है ना, वहाँ पे ये क्या होता है, ऐसे करके अटैच रहते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो तो क्या होता है, सेल बाउंडेड होता है, लेकिन राइबोसोम्स क्या है, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कहीं प्रेजेंट होते हैं, कहीं नहीं प्रेजेंट होता है, और इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन परमेबल होते हैं, ठीक है। इनमें कोई भी मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, और ये क्या है, साथ में प्रोटीन फैक्ट्री का भी काम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अगर हम मीजोसोम की बात करें तो मीजोसोम क्या है, मेम्ब्रेनियस है और बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये इसका आंसर नहीं है। वैक्यूल्स क्या है, स्टोरेज यूनिट है हमारी सेल की, और ये भी क्या होता है, मेम्ब्रेनियस होती है। लाइसोसोम्स क्या है, ग्रेवयार्ड ऑफ द सेल है, और ये भी क्या है, मेम्ब्रेनियस होता है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सेल वॉज गिवन बाय, ठीक है, सेल शब्द सबसे पहले किसने दिया। अब ऑप्शन ए है ल्यूएनहॉक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ब्राउन। अब अगर ल्यूएनहॉक की बात करें तो इन्हें क्या बोलते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर हैं। माइक्रोबायोलॉजी में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो ऑप्शन ए क्या है, रॉन्ग। अब ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक क्या है, इसका राइट आंसर है। रॉबर्ट हुक ने ही क्या है, सेल को सबसे पहले टर्म किया था, सेल वर्ड को। इन्होंने क्या बोला, सेल क्या है, एक सेला शब्द से निकल के आया जिसका मतलब है स्मॉल रूम, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर। अब अगर हम फ्लेमिंग की बात करें, जो फ्लेमिंग थे उन्होंने क्या किया, साइटोजेनेसिटी, इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइटोजेनेसिटी। साइटोजेनेसिटी का मतलब इन्होंने सेल में हेरिडेटरी मटेरियल और साथ में क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी की, तो फ्लेमिंग क्या है, साइटोजेनेटिक, फादर ऑफ साइटोजेनेटिक, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन क्या थे, रॉबर्ट ब्राउन एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सेल न्यूक्लियाई के बारे में बताया, साथ में ब्राउनियन गति थी उसके बारे में बताया। इन्होंने क्या बोला कि जो कोलाइडी विलयन है उसमें कोलाइडी कण टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं, जब भी हम अति सूक्ष्म दर्शी से कोलाइडी कण को देखेंगे तो वो क्या है, हवा में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देंगे। ये लॉ किसने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, जो क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम इज फाउंड इन, की सेंट्रोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियोलोलस, ठीक है। जितने भी सेल ऑर्गेनीज होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, ठीक है, इम्परमेबल, सेमी परमेबल, कंप्लीटली परमेबल और डिफरेंशियली परमेबल, ठीक है। अब अगर हमने जब पीछे सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होते हैं, सेमी परमेबल होती है, मतलब कि कुछ ही सिलेक्टिव सब्सटेंस को अपने में से गुजरने देती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैंने आपको बताई दी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सिर्फ सेलेक्टिव सब्सटेंस, मतलब कि जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उन्हीं को अपने में से पास होने देती है, ठीक है। जो ये इसकी परमेबिलिटी होती है डिपेंड करती है उसके इलेक्ट्रिक चार्ज और पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल वॉल, मतलब कि किसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन ए है माइक्रोप्लाज्म, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है पीपीएलओ, ऑप्शन डी है ब्लू ग्रीन एल्गाई। अब जो एल्गाई होता है उसमें भी सेल मेम्ब्रेन होते हैं। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिक, निमोनिया वाला, ठीक है, निमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म जिसे हम पीपीएलओ, ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट, जो पीपीएलओ होता है ये स्मॉलेस्ट सेल
इन द वर्ल्ड है, ठीक है। वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट सेल है पीपीएलओ, जो किस में प्रेजेंट होती है, माइकोप्लाज्म में, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं माइकोप्लाज्म का ही एक वेरिएंट है, ठीक है। तो ये भी इसका सही आंसर नहीं है। बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की हमने सुना है ना कि बैक्टीरियल सेल वॉल होती है इसमें, तो इसमें भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म में कोई भी सेल वॉल नहीं या फिर कोशिका भित्ति नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। और जो ये पीपीएल होते हैं, माइकोप्लाज्म होता है, इसका डायमीटर कितना होता है, 0.1 से 0.1 से 0.3 में, ठीक है। माइकोप्लाज्म क्या है, स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मैंने आपको जब सेल यूनिट पढ़ाई थी तब बताया भी था कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका तंत्र क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ द लिपिड। जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि दो टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो ये स्टोरेज यूनिट है, तो इसका आंसर नहीं है। जो अपरेटस क्या है, शिपिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। अब दो आंसर बचते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसका मेन काम होता है स्टेरॉइड को सिंथेसिस करना। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इनका काम क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन के सिंथेसिस को करना। तो राइट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज, कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है। अब हम सबको ही पता है कि राइबोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, है ना। इसका काम क्या होता है, प्रोटीन को सिंथेसिस करना, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहीं पे क्या है, आज हमने सेल यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीज़न के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। थैंक यू क्लास।